तो आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले आपको दिखाएंगे मौसम की दुश्वारियों के बीच मिशन जिंदगी। ये आप जानते हैं कि देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इन मुश्किल हालात में सेना के जवान मुश्किल में फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हुए हैं। तंगधार में सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला के प्राणों की रक्षा की, तो वहीं गांदरबल में बर्फीले तूफान से घिरे 172 मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तस्वीरें सेना के हौसले और जज्बे की अद्भुत मिसाल पेश करती हैं। सर्द मौसम, बर्फ का पहाड़, दुश्वारियां तमाम थी, लेकिन भारतीय सेना के जज्बे के आगे मुसीबत का कोई पहाड़ टिक नहीं सकता। ये तस्वीर भी एक ऐसी ही बानगी पेश कर रही है। सेना को जानकारी मिली कि तंगधार के अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना है। पिछले 7 दिनों से ये काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि भीषण बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 701 बंद हो गया था। प्रशासन की मदद मांगते ही तुरंत सेना का बचाव दल मिशन जिंदगी में जुट गया। गर्भवती महिला को तत्काल 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। सेना ने मेडिकल सहायता के लिए तंगधार से एक डॉक्टर को भी बुलाया। महिला को तंगधार से कुपवाड़ा लाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, लेकिन बर्फ से ढके इस इलाके में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बहुत मुश्किल थी, लिहाजा जेसीबी का इस्तेमाल कर हेलीपैड पर से बर्फ को हटाया गया। बहुत मुश्किल थी। हम रात के 11 बजे से इनफैक्ट वेट कर रहे थे, बट अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से चॉपर आ नहीं पाया। तो अभी सुबह 9:30 बजे वेदर इम्प्रूव हो गया, तो अभी चॉपर आ गया, तो पेशेंट्स को लेके चला गया। आखिरकार सेना ने महिला को एयरलिफ्ट कर कुपवाड़ा के बड़े अस्पताल पहुंचाया और मां और बच्चे के प्राणों की रक्षा की। अब सेना के मिशन जिंदगी की एक और तस्वीर देखिए। गांदरबल के जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर एवलांच की वजह से 172 मजदूर फंस गए थे। सूचना मिलते ही असम राइफल्स बटालियन का बचाव दल आर्मी डॉग्स, मेडिकल गियर और विशेष उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गया और बिना वक्त जाया किए ऑपरेशन जिंदगी में जुट गया। इस तरह अपनी मुस्तैदी और जाबाजी से सेना हिमस्खलन में फंसे सभी 172 मजदूरों को सुरक्षित बचाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना के मिशन जिंदगी के बाद अब बात बर्फबारी की। पहाड़ी इलाकों में बीते कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जो पर्यटकों के दिल को भी खुश कर रही है। हिमाचल हो या फिर कश्मीर, बर्फबारी ने यहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। फिलहाल बर्फबारी भले ही रुक गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 18 तारीख से बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। बर्फ से झकझक सफेद पहाड़ों पर पड़ती सूरज की किरणें सैलानियों को लुभाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। यहाँ पर बर्फबारी ने मौसम को खुशनुमा तो बनाया ही है, प्रकृति ने पूरे नजारे की नक्काशी अपने अंदाज में की है। पहाड़ सफेद, पेड़ सफेद, घरों की छतें भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई हैं। बर्फ की सफेद चादर ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मनाली में जब से बर्फबारी बंद हुई है, पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। चारों तरफ पर्यटक मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां भी देखो स्नो स्नो स्नो, यही तो मजा है। किधर भी हर तरफ सीन है, हर तरफ फोटोग्राफी है, हर तरफ पिक्चर्स हैं। अमेजिंग, वाओ। याक राइडिंग हो या स्कीइंग, स्नो स्कूटर का मजा लेते हर तरफ सैलानी दिख रहे हैं। भले ही अभी मनाली में बर्फबारी बंद है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 तारीख से मौसम बदल जाएगा और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा। 18 जनवरी के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ
इन क्षेत्रों में एक्टिव होगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। हालांकि मनाली में ठंड काफी है, लेकिन पर्यटकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बर्फबारी से मनाली आने जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए थे। उनमें से कुछ को खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल आने जाने पर पाबंदी है। केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जो 4x4 गियर सिस्टम से लैस हैं। एक तरफ इन पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी से आम जनजीवन पर भी असर देखा जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें जाम का इशारा कर रही हैं। अटल टनल देखने वालों को भी मायूसी हाथ लग रही है। कश्मीर में भी बर्फ ने चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पूरा इलाका सफेद हो गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां के ग्रामीण इलाके की हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में लगा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मंजीत सहगल, मनाली, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों से रुख मैदानों का करते हैं, जहां पर मौसम का डबल शेड एक साथ नजर आ रहा है। डबल शेड का मतलब यह है कि सुबह से धूप खिली रहती है और गुनगुनी धूप के साथ सर्द हवाएं भी चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो, ताज नगरी आगरा हो या फिर यूपी की राजधानी लखनऊ, मौसम का ये रूप सब जगह दिखाई दे रहा है। और ये वजह है कि धूप के बावजूद तापमान में इजाफा नहीं हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी अभी और बढ़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम की एक साथ दो शेड्स देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां हल्की गुनगुनी धूप खिली है, तो दूसरी तरफ सर्द हवाएं मौसम में ठंडक बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग भी पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर चुका है। दिल्ली में सोमवार की सुबह धूप खिली है, वो भी चटक धूप। लेकिन इस चटक धूप के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि राजधानी में 6 दिनों का येलो अलर्ट है और ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहले 3 दिन है शीतलहर का, यानी जिस तरह से चटक धूप है, बावजूद इसके जो गलन है वो लगातार बढ़ रही है और सर्द हवाएं भी तेजी से चल रही हैं। मौसम ने तो जैसे अटखेलियां करने का मन बना दिया है। धूप के साथ सर्द हवाएं लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। घर के बाहर देखने पर लोगों को खिली हुई धूप दिखाई देती है, लेकिन कदम बाहर निकालते हैं तो सर्द हवाएं धूप की गुनगुनी तपिश में ठंड का एहसास करा रही हैं। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों का भी है, जहां मौसम का ये बदला बदला रूप दिखाई दे रहा है। यूं तो आपको मेरे चेहरे पर धूप नजर आ रही होगी और मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊंगा कि सर्दी में धूप जिसका लोग इंतजार करते हैं वो यहां देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन पारा जो है लखनऊ का वो लगातार गिर रहा है। सबसे ज्यादा इसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है, चाहे मेरठ हो या अन्य जिले हो, वहां शीतलहर बढ़ी है। धूप जरूर निकल रही है, पर जो ठंडी हवा है वो उसकी गति कहीं ना कहीं पहले से बढ़ गई है, जो आपको धूप में खड़े रहने के बावजूद भी ठंड महसूस करवा रही है। और यही मतलब है पारे के लुढ़कने का। जो पारा कल तक मिनिमम टेम्परेचर लखनऊ का लगभग 10-11 के बीच में था, वो 4 लुढ़ककर यानी कि सीधा 6 आ गया है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौसम विभाग का जबरदस्त सर्दी का अलर्ट बेमानी साबित हुआ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर गुनगुनी धूप आपको राहत दे रही है तो सर्द हवाएं ठंड का एहसास करा रही हैं। यही वजह है कि चमकती धूप के बावजूद कई इलाकों में पारा गिर रहा है। गिरते हुए पारे की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड पर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का आगरा 3.8 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बन गया, जबकि राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाता है यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो जहां स्नोफॉल हो चुका होता है, तो वो जो बर्फीली हवाएं हैं वहां स्नो क्लैड माउंटेन से वो उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाती हैं, जो तापमान को बहुत तेजी से गिराती हैं। इस समय धूप निकल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है
और 16 से 18 के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है वो सही है, क्योंकि 16 से 18 तारीख के बीच में और ज़्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। जाहिर है फिलहाल धूप खिली हुई है, आपको भले ही सर्दी के कम होने का एहसास करा रही हो, लेकिन सर्द हवाएं पारे को और गिरा सकती हैं। सूरज ढलने के साथ ही ठंड का असर दिखने लगता है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठिठुरन महसूस हो रही है लोगों को और सहारा सिर्फ अलाव है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मौसम विभाग का अलर्ट, येलो अलर्ट है, वो जारी है ठंड को लेकर। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है और सिर्फ सहारा है तो ये अलाव ही सहारा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड के साथ घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिल्ली में तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप ठंड से बेफिक्र हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, मौसम का यू टर्न अभी बाकी है। दिल्ली से राम किंकर और नोएडा से अरविंद ओझा के साथ लखनऊ से समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में कश्मीर का नजारा। लिए चलते हैं आपको राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी। शेखावटी का मौसम कश्मीर को टक्कर दे रहा है। न केवल पारा लुढ़का हुआ है बल्कि बर्फ भी जम रही है। हैरान हो गए ना आप? दरअसल खेत खलिहानों में पेड़ पौधों पर बर्फ जम गई है। कई जगह तो तस्वीरें ऐसी हैं मानो किसी ने चांदी बिखेर दी हो। पारा भी गोते लगा रहा है। -3.7 डिग्री हो गया है और ऐसे में शेखावटी देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका बन गया है। ठंड की इससे ज्यादा ठिठुरती तस्वीर भला और क्या हो सकती है। ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं, पत्तों पर बर्फ की सफेद झालर नजर आ रही है और जिंदगी का पहिया -, डिग्री पर घूम गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में केवल ठंड ही नहीं पड़ रही बल्कि बर्फीली सर्दी पड़ रही है। वैसे तो रेगिस्तान गर्म इलाका माना जाता है, लेकिन फतेहपुर शेखावटी अपने मौसम के बर्फीले मिजाज के लिए भी जाना जाता है। हर साल सर्दी यहाँ नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल ओस की बूंदों के जम जाने की नई तस्वीर यहाँ से आती है। एक बार फिर यहाँ पारे ने गिरने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पारा -3.7 डिग्री तक गिर गया है। इस ठंड का असर ये है कि पत्तियों पर ओस बर्फ में बदल चुकी है और पेड़ों पर बर्फ की झालरें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। राजस्थान में सर्दी का ये हाल केवल फतेहपुर शेखावटी में नहीं है। राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ है। चूरू भी इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है, जहां पारा -2 डिग्री से भी ज्यादा गिर चुका है। आज 16 जनवरी को सीकर, चूरू जिलों में एक बार फिर से न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आज चूरू में -2.5 जबकि सीकर में -2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अलवर और भीलवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान आज 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कहते हैं कुदरत का करिश्मा निराला होता है और सर्द मौसम में राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी ऐसा ही करिश्मा देख रहा है। फतेहपुर शेखावटी आजकल -, डिग्री टेम्परेचर के चलते चर्चा में है, तो यही वो इलाका भी है जो हर साल रिकॉर्ड तोड़ तपिश भी झेलता है। राकेश गुर्जर, फतेहपुर शेखावटी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वायुसेना के प्रचंड योद्धा की, जिसने आसमान में जब अपनी शौर्य की उड़ान भरी तो सब देखते रह गए। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। हिंदुस्तान का सबसे नया वायुवीर अब अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा है। जोधपुर में तैनात हेलीकॉप्टर प्रचंड अब वायुसेना के युद्ध अभ्यास का हिस्सा बन रहा है। इस युद्ध अभ्यास में प्रचंड ने अपनी बेमिसाल ताकत का प्रदर्शन किया। जोधपुर का आकाश इन दिनों प्रचंड हेलीकॉप्टर की इस ताकत का गवाह बन रहा है। वायुसेना और थल सेना इन दिनों यहां युद्धाभ्यास में जुटी हैं। इस युद्धाभ्यास में दूसरे फाइटर जेट्स के साथ साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। वायुसेना के इस जाबाज योद्धा को पिछले साल 3 अक्टूबर को सेना में शामिल किया गया था।
अब ये हेलीकॉप्टर सेना के युद्धाभ्यास का हिस्सा बनने लगा है। We have flown this chopper quite a lot in our unit, and we are quite impressed with its capabilities. It has been able to deliver on all the parameters that have been given by our able PSU HAL during day and night, and at all types of terrains, be it the deserts of Rajasthan, the mountains of Jammu and Kashmir, or the forest in the eastern sector of our country. This aircraft is capable of performing all roles envisaged for a modern attack helicopter. प्रचंड में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे हवाई युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। हवा में इन हेलीकॉप्टर्स की रफ्तार दूसरे हेलीकॉप्टरों से ज्यादा होती है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 51.1 फीट है। ये एक बार में 5800 किलो का वजन ले जा सकते हैं। इनमें टर्बोमेकर शक्ति इंजन लगे हैं। इस इंजन की ताकत 1032 किलोवाट है। प्रचंड की अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। ये अधिकतम 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। पहाड़ी इलाके में हो रही जंग में इन हेलीकॉप्टरों को मात देना नामुमकिन है। करगिल में हुए युद्ध के दौरान भी सेना को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। प्रचंड का वजन करीब 2.25 टन है, जबकि अपाचे 5 टन से ज्यादा वजनी है। वजन कम होने से ये ऊंचे रण क्षेत्र में हथियारों के साथ आसानी से उड़ सकता है। प्रचंड एक बार में 700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से प्रचंड वायुसेना और थल सेना दोनों का सबसे भरोसेमंद हवाई योद्धा बन गया है। जोधपुर एयरबेस पर वायुसेना ने प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है। अपनी बेमिसाल ताकत के दम पर प्रचंड आसमान में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करता है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। केवल 10 दिन बचे हैं हमारे राष्ट्र पर्व में, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन दिल्ली में होता है और परेड सबके आकर्षण का केंद्र होती है। परेड में जवानों की लयबद्ध कदम ताल सबको अपनी तरफ खींचती है और इसके लिए जवान इन दिनों भीषण सर्दी में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो उस समय हमारे जवान कदम ताल करते हुए राजपथ से निकलते हैं। वैसे परेड के अलावा और भी कई खूबियां इस बार गणतंत्र दिवस में देखने को मिलेंगी। दिल्ली की सर्द सुबह का सेना के जवान आजकल कुछ यूं इस्तकबाल करते हैं। क्या हुआ जो पारा लो है। रिपब्लिक डे परेड के लिए जवानों का जोश हाई है। कोहरे की चादर को भेदकर आगे बढ़ती जवानों की टुकड़ियां सर्द फिजाओं में गर्मजोशी भरती देशभक्ति की धुन और उस पर कदमताल करते देश के ये मतवाले इस फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विजय चौक पर जवानों का ये उत्साह से भरा मार्च देखने वाले को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार का गणतंत्र दिवस उत्सव बेहद खास रहने वाला है। छब्बीस जनवरी पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही देश विदेश से आए कई गणमान्य इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाएंगे। इसके अलावा गुड न्यूज ये है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड कई मायनों में खास होगी, ऐतिहासिक होगी, लिहाजा इस बार के इंतजाम भी जबरदस्त हैं। कर्तव्य पथ पर करीब 60,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गुड न्यूज ये है कि आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। इसके लिए बाकायदा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। www.amantran.mod.gov.in पर जाकर ई टिकट हासिल किया जा सकता है। इस बार कर्तव्य पथ के चारों तरफ नई तरीके की बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम के इंतजाम में जुटे सुरक्षा कर्मियों के लिए खास तरह के कंटेनर भी बनवाए गए हैं। यानी इस गणतंत्र दिवस हाईटेक व्यवस्था के साथ ही
नए नवेले कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान और शान देखेगा पूरा जहान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में और रुख करते हैं काशी का। जी हां, अब रुख करते हैं काशी का, जिसे एक के बाद एक सौगात मिल रही है। अध्यात्म और संस्कृति की इस नगरी में पिछले दिनों टेंट सिटी का उद्घाटन हुआ था। अब ये टेंट सिटी सैलानियों से गुलजार है। जी हां, टेंट सिटी में सैलानियों का पहला जत्था पहुंच चुका है। मकर संक्रांति के दिन पहुंचे इन लोगों का स्वागत किया गया और इस टेंट सिटी का उद्घाटन 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यूपी के इस पहले टेंट सिटी में लोगों को काशी को करीब से समझने और देखने का मौका मिल रहा है। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कुछ इसी अंदाज में वाराणसी ने टेंट सिटी में पधारने वालों का स्वागत किया। 13 जनवरी को पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद टेंट सिटी में 15 जनवरी को पहली बुकिंग के लोग जब इस टेंट सिटी में पहुंचे तो रौनक ही कुछ और नजर आई। 2 एकड़ में फैली इस टेंट सिटी में 125 टेंट के लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ 30 से ज्यादा कॉटेज में लोग रहने के लिए आ चुके हैं। यहाँ इस टेंट सिटी के जरिए काशी की आध्यात्मिकता और संस्कृति को समझने का मौका लोगों को मिलने वाला है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गंगा किनारे ही काशी की पूरी झलक लोगों को मिल सके। ये टेंट सिटी पूरी तरह से लग्जरी प्रॉपर्टी की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जिसमें आरामदायक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसका जिम्मा निरान ग्रुप ने उठाया है, जिसने यहाँ के लिए 2 तरह के पैकेज ऑफर किए हैं, जिनमें पहला 1 रात 2 दिन और दूसरा 2 रात 3 दिन का ऑफर है। फिलहाल इन टेंट की कीमतों की अगर बात करें तो 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू होती है, जो अलग अलग कॉटेज के हिसाब से अलग अलग है। सैलानियों के गुलजार होने से टेंट सिटी का प्रबंधन करने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं। सुविधाएं इस तरह की है, हम लोगों ने काफी अच्छा कल्चर प्रोग्राम वगैरह जो एमिनिटीज हम लोगों ने किया हुआ है। एमिनिटीज में कल्चर प्रोग्राम, गंगा जी स्नान, गंगा दर्शन, गंगा आरती, इसका हम लोगों ने प्राविधान रखा हुआ है कि हर एक टेंट सिटी में जो भी गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो बनारस की संस्कृति को लेकर, बनारस जिस चीज के लिए आते हैं वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें। सैलानियों के लिए भी ये टेंट सिटी काफी दिलचस्प है। ये वो लोग हैं जो पहले देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे टेंट सिटी में अपना वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन अब गंगा किनारे पहुंचकर टेंट में रहना इन्हें रोमांचित कर रहा है। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ के कॉटेजेस वगैरह देखे तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब गंगा किनारे ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कभी सोचा नहीं था। और मतलब अलग ही फीलिंग आ रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत अच्छा है। वाराणसी में आने वाले इन सैलानियों का अनुभव जुदा है। काशी में प्रवेश करते ही इन्हें इसकी रोचकता चेहरों से समझ आ रही है। बहुत ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी कभी भी, कि ऐसी चीजें भी यहाँ हो सकती हैं जो बनारस में मैंने देखी है। भोलानाथ की नगरी में इतने सारे शहरों से, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। काशी की टेंट सिटी से काशी के दर्शन को जीने का मौका देने की बात कही जा रही है। लोगों में इसे लेकर एक उत्सुकता है, क्योंकि काशी का दर्शन देखना और समझना दोनों अपने आप में अहमियत रखता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का और दिखाते हैं आपको आस्था का मेला। ये एक ऐसा मेला है जिसमें कभी तिब्बत के व्यापारी भी हिस्सा लिया करते थे। ये बात भारत चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के पहले की है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के माघ मेले की, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति पर हो चुकी है। ये आयोजन 9 दिनों तक चलेगा और इसमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया है जो पर्यटकों को लुभा सके। एक तरफ ये सांस्कृतिक रंग, तो दूसरी ओर पानी के बीच ये एडवेंचर। ये मौका है उत्तरकाशी में चल रहे माघ मेले का, जहां कुछ ऐसे ही आयोजन देखने को मिल रहे हैं। ये माघ मेला अगले हफ्ते 23 जनवरी तक चलेगा।
इसमें सैलानियों के लिए जोशियाड़ा झील में वाटर एडवेंचर का भी इंतजाम किया गया है। हमारा उद्देश्य भी यही था कि भाई ये जो हमारा माघ मेला है, इसका आध्यात्मिक रूप, सांस्कृतिक रूप और जो हमारे पौराणिक रीति रिवाज है वो भी देख रहे हैं आप। जो मैदान जहाँ पंडाल लगा हुआ है और इसके बाहरी जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं, चाहे हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, वो राज्य के स्तर पर हम लोग करा रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार ये मेला भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस मेले का मुख्य आकर्षण देव डोलियां होती हैं, जो कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए विभिन्न गांव से यहां पहुंची। देवडोली जिस गांव से आई है उस गांव के सैकड़ों लोग यहां पर आते हैं। ये कंडार देवता और हरि महाराज की डोली है। इन्हीं का मेन यहां पर जो है इम्पोर्टेंस होती है। इन्हीं देव डोलियों के द्वारा जो है मेले का आगाज विधिवत रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताएं इन देव डोलियों की है। देखिए किस तरीके से जो है ये देवता अवतरित हो रहे हैं इन देव डोलियों में। ये देव डोली मूक होने के बाद भी बहुत कुछ बोलती है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, धार्मिक आस्था और विश्वास इन लोगों के मध्य में है, इन डोलियों के प्रति है। इस मेले का रोमांच देखते ही बन रहा है। असल में आसपास के जिलों से भी सैकड़ों लोग इस मेले में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों से आए सैलानी भी खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पा रहे हैं। काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि उत्तरकाशी में सब चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। और मैं औरों को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएं, इस चीज का लुत्फ उठाएं। यकीनन ऐसे आयोजनों से न सिर्फ यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, बल्कि ये पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब संस्कृति का एक और रंग आपको दिखाते हैं। गया में बौद्ध धर्म की अनोखी झलक देखने को मिली। यहाँ बड़ी तादाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी जुटे और संगीत नृत्य से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि इस आयोजन में बड़ी तादाद में सैलानियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भूटान बौद्ध मठ की रौनक देखने लायक थी। चाय की बातें तो ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन घड़ी का इशारा है सो मानना तो पड़ेगा ही। अभी के लिए सायोनारा। चाय और चाय पर चर्चा कभी भी कहीं भी हो सकती है और एक चाय ही है जो खुद से बातें करना सिखाती है, क्योंकि जब दोस्त ना हो तो चाय हमसफर बन जाती है। क्या बात है गीतिका, शायराना अंदाज हो गया। ये मंडे वाली मोटिवेशन है कि दोस्त ना हो तो चाय जो है वो आपका साथी बनती है। तो इस साथी के साथ कल फिर सफर को आगे बढ़ाएंगे 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।